का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं शुभम शंकधर और स्पेशल शो में मनी सेंट्रल में आपका स्वागत है। आप कहेंगे रोज शाम को 7 बजे मुलाकात होती है, फिर आज का शो स्पेशल कैसे है? जी, आज का शो स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज हम मनी सेंट्रल का 51वां एपिसोड लेकर आपके सामने हैं। 50 एपिसोड अर्धशतक मैं और अंशुमान जी मनी सेंट्रल में लगा चुके और आपके प्यार, आपके स्नेह, आपके आशीर्वाद से आज हम 51वें एपिसोड में बैठे हुए हैं। सर शुभम, आप सारे दर्शकों का स्वागत है, सबका धन्यवाद है, क्योंकि अपनी तरीके का एक नया प्रयोग था जो हमने इसमें करने की कोशिश की थी, जिसमें हम रोज़ आपको उन खबरों के बारे में बताते हैं जो आपकी जेब और ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं। और इसके 50 एपिसोड हो गए और जिस तरीके का स्नेह, सुझाव, आशीर्वाद, सुधार के रास्ते हमें मिले, हम उस सब के लिए मैं, शुभम और मनी सेंट्रल की पूरी टीम और मनी 9 की टीम आपकी हृदय से आभारी है। बिल्कुल, और ये यात्रा ऐसे ही आगे भी जारी रहेगी, इस बात का पूरा भरोसा आप हम पर रख सकते हैं। हमारी पूरी टेक्निकल टीम, हमारी पूरी पीसीआर टीम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। चलिए अब आज के मनी सेंट्रल पर शुरुआत करें और रोज की तरह अंशुमान जी से पूछता हूं, सर आज की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी खबर क्या है? अब खबरें बहुत सारी हैं, पर आज सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि हम भारत के बाजार में जिस तरह से कुछ कार्टेल्स दिख रहे हैं और उन कार्टेल्स के खिलाफ भारत का कंपटीशन कमीशन कार्यवाही कर रहा है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कि बाजार के भीतर जब कंपनियां मिलकर कार्टेल बनाती हैं तो क्या होता है, और उस पर एक बड़ी गतिविधि पिछले फरवरी से चल रही है, जिसके बारे में विस्तार से बताएंगे। आज की हमारी सबसे महत्वपूर्ण खबर होने वाली है। और इस सबसे महत्वपूर्ण खबर के अलावा और कौन सी जरूरी खबरें हैं आज के मनी सेंट्रल में, इसके लिए देखिए ऑन द शो। तो आज हम सबसे पहले अंशुमान जी से बात करेंगे, क्या रूस का ऑफर स्वीकारेगा भारत? ऑफर मिला है सस्ते तेल खरीदने का। इसके बाद हम बताएंगे क्यों बढ़ने वाले हैं पीएनजी सीएनजी के दाम, ओएनजीसी की लापरवाही से कैसे हुआ अरबों का नुकसान, महंगाई से क्यों कटने लगे मोबाइल के कनेक्शन, टायर कंपनियों की बड़ी धांधली पर चर्चा होगी और जाते जाते आईएमएफ की चिट्ठी का जिक्र करेंगे जो आईएमएफ ने भारत के लिए लिखी है क्रिप्टो के संदर्भ में। शुरुआत रूस से। रूस ने भारत के साथ व्यापार के लिए स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम का विकल्प ऑफर किया है। रिपोर्ट की माने तो रूस के दिए विकल्प पर भारत भी विचार कर रहा है। हुआ दरअसल ये था कि जब यूक्रेन पर रूस ने हमला किया था तो उसे स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर कर दिया गया था और इस प्रतिबंध की वजह से वो पूरी दुनिया के तमाम देशों से व्यापार नहीं कर पा रहा था। रूस के विदेश मंत्री 2 दिन की भारत यात्रा पर पहुंचे। ऐसी संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं कि दोनों के बीच व्यापार को लेकर बातचीत हो सकती है। उधर रूस के विदेश मंत्री की भारत यात्रा को लेकर अमेरिका ने आपत्ति जताई है। अमेरिका ने यह भी कहा है कि भारत का रवैया डिसअपॉइंटिंग है, यानी निराशाजनक है। सर, रूस ने जो ऑफर दिए हैं, चाहे वो रूपी रूबल ट्रेड को लेकर ऑफर हो, चाहे वो स्विफ्ट के विकल्प को लेकर ऑफर हो, या $35 से सस्ता कच्चा तेल खरीदने को लेकर ऑफर हो, भारत मानेगा या नहीं? शुभम, 3 पहलू हैं। सर्गेई लावरोव जो रूस के विदेश मंत्री हैं, वो आज शाम को भारत पहुंच रहे हैं। वो अपनी चीन की यात्रा पूरी करके भारत आ रहे हैं और रूस पर यूक्रेन के हमले के बाद रूस से किसी बड़े सरकार के पदाधिकारी की या मंत्री की पहली यात्रा है। यात्रा के बहुत सारे डिप्लोमेटिक अर्थ हैं, उसके बहुत सारे अन्य आयाम हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरी चीज़ इस बातचीत के चर्चा में आनी है वो भारत और रूस के बीच पेमेंट सिस्टम है। और उसे और सिकोड़े और नीचे लाकर देखें, बिल्कुल व्यवहारिक रूप से देखें, तो वो $400 मिलियन जो भारतीय निर्यातकों के रूस में फंसे हुए हैं वो वापस कैसे निकलेंगे, इस पर तय होना है कि वो रूपी रूबल ट्रेड से होगा या रूपी में जो रूस के पास रूपी है उसे वो वापस करेगा, इस पर चर्चा होनी। तो इसका तो एक पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है कि रूस ने भारत को $35 पर बैरल के आसपास तेल का ऑफर दिया है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। और तीसरी चीज़ ये कि कूटनीतिक तौर पर रूस और भारत की सरकारों के बीच यूक्रेन पर हमले के बाद जो 2 दिन बैठक चलेगी, उससे जो नतीजे निकलेंगे उस पर दुनिया की क्या प्रतिक्रिया होगी, खासतौर पर अमेरिका और यूरोप के देशों की, जो रूस को हर तरह से हर प्रतिबंधों के दायरे में रखना चाहते हैं। अभी जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें रूपी रूबल ट्रेड को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। जो प्रस्ताव है वो ये है कि जो रुपया रूस के पास उपलब्ध है, जो सामान के जरिए दिया गया था, उसमें पैसे की वापसी कर ली जाए, क्योंकि भारत और रूस के आयात निर्यात में शुभम भारत कम निर्यात करता है और ज़्यादा आयात करता है, इसलिए जो व्यापार का बैलेंस है वो रूस के पक्ष में है।
कल जब विदेश मंत्री यहाँ बैठेंगे तब भारत के बैंकर्स, रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय इसकी विनिमय दर तय करने की कोशिश करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर रूपी ट्रेड भी होता है, रूपी में भी वापस आता है, तो वो बेंचमार्क किस पर होगा, वो स्टैंडर्ड उसका क्या होगा, अमेरिकी डॉलर होगा या यूरो होगा, ये एक चीज़ तय होगी। तो शायद उसके बाद भारत के निर्यातकों के लिए वहाँ से पैसे, जो उनकी पैसे वापस आने की संभावना है, वो दिखाई देगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है जिस पर लगातार चर्चा हो रही है, रूस ने कहा है कि वो $35 पर बैरल का तेल दे सकता है। भारत इस समय लगभग $102 पर बैरल के आसपास का तेल खरीद रहा है, जो ब्रेंट का रेट है जिस पर भारत की खरीदारी हो रही। अगर इसे देखा जाए तो ये बहुत काफ़ी बड़ा डिस्काउंट है। अमेरिका ने कहा है कि अगर भारत रूस से डिस्काउंट पर तेल खरीदता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उनका पर्पज़ ये है कि रूस की जो आर्थिक ताकत है उसे सीमित रखा जाए। और रूस इतने नुकसान में, $100 से का रेट जब बाजार में है और रूस उसे $35 में बेचने को तैयार है, तो अमेरिका को शायद इस पर आपत्ति नहीं होगी। ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं। पर भारत के अंदर अभी बहुत सारी दुविधाएं हैं। $35 पर खरीदने के बाद भी जो इंश्योरेंस और जो शिपिंग चार्जेस हैं वो काफ़ी बड़े हैं रूस का तेल खरीदने के लिए। तो इस पार्ट पर भी अगर तेल खरीदा जाएगा तो उसकी शिपिंग और उसकी कॉस्ट अगर इस डील के तहत होती है तो ये तय होना, ये कल हमें पता चलेगा। दूसरी चीज़ है कि अगर ये तेल रूस से सीधे खरीदा जाता है, स्पॉट मार्केट से नहीं खरीदा जाता है, तो उसके भुगतान कैसे होंगे, उसका पेमेंट किस करेंसी में किया जाएगा, क्या रूस रुपए में पेमेंट लेने को तैयार होगा। अभी रूस ने अपने आप को गोल्ड स्टैंडर्ड की तरफ मोड़ा है और सोने की खरीद शुरू की है। तो दूसरा पहलू, इसका महत्वपूर्ण पहलू यह है। और तीसरी बात यह कि भारत और रूस का व्यापार संतुलन रूस के पक्ष में असंतुलित है। तो जो भी भविष्य में मान लीजिए रूपी रूबल ट्रेड का कोई चैनल खुलता भी है और दुनिया के देशों को भारत इस बात के लिए सहमत भी कर लेता है कि वो प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं कर रहा है, तो भी भारत को अपना निर्यात रूस को बढ़ाना पड़ेगा, तब ये बैलेंस हो पाएगा। क्योंकि हम रूस से ज़्यादा आयात करते हैं और रूस को कम निर्यात करते हैं। और ऐसी परिस्थिति में जबकि रूबल बुरी तरह टूटा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से रूस को काट दिया गया है, तो भारतीय निर्यातकों के लिए पहली ज़रूरत है कि उनका फंसा हुआ पैसा या उनके फंसे हुए ऑर्डर वापस आ जाएं। पर कल ये महत्वपूर्ण, कल से परसों तक इसमें कई सारे बदलाव आने की संभावना है, जिस पर हमारी नज़र रहेगी। और मनी सेंट्रल के माध्यम से, मनी टाइम के माध्यम से, हमारे तमाम शोज़ के माध्यम से आप तक पल पल का अपडेट पहुंचता रहेगा। सर, अमेरिका के बयान के क्या मायने हैं ऐसे समय पे जब यात्रा हो रही है? पहले भी अमेरिका ने ये कहा है कि अगर भारत तेल खरीदता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं, इन सैंक्शंस के बाद भी। फिर इस बयान के क्या मायने की डिसअपॉइंटिंग है भारत का रवैया? अमेरिका ने स्पष्ट रूप से भारत और रूस की एनर्जी डील पर, एनर्जी लेन देन पर सीधा सवाल नहीं उठाया है। लेकिन अगर हम पिछले 2 हफ्ते से लगातार देखें, जब जो बाइडेन ब्रसल्स में थे, अमेरिका लगातार एक कह रहा है कि भारत और दुनिया के सारे लोकतांत्रिक देशों को रूस की जो आक्रामकता है और एक देश पर हमला करने की जो गलती रूस ने की है, उसके लिए रूस को जो सजा दी जा रही है उसमें पूरी दुनिया को साथ होना चाहिए। भारत भी उलझन में है। स्पष्ट रूप से भारत ने अभी तक रूस की निंदा नहीं की है और ना रूस के इस कदम का समर्थन किया है, अपने आप को डिस्टेंस में रखा। और इसलिए ये जो कल होने वाली बातचीत है ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद पूरी दुनिया में हमें समझ में आएगा कि भारत दरअसल कैसे इस जटिल परिस्थिति के बीच में किस तरफ खड़ा होता है। अगर आप सिर्फ व्यापारिक नज़रिए से देखें, क्योंकि हम पैसे और कारोबार की बात कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक चीज़ें अलग भी रख दें, तो व्यापारिक दृष्टि से भारत के लिए रूस के साथ खड़े होना इस समय काफ़ी मुश्किल है। एक कमज़ोर करेंसी वाला देश है। भारत से रूस को आयात निर्यात कम है, आयात ज़्यादा है। रूस को ज़्यादा आयात की ज़रूरत है क्योंकि रूस को पैसा चाहिए। पेमेंट सिस्टम के कई सारे इश्यूज़ हैं। बहुत लिमिटेड ऐसे बैंक्स हैं जो स्विफ्ट सिस्टम का हिस्सा हैं और जिसके जरिए पेमेंट किया जा सकता है। तो ये व्यापारिक रूप से भारत के आर्थिक हितों के लिए तात्कालिक तौर पर कोई बड़ा फायदा होगा रूस के साथ रिश्तों में, मुझे मुश्किल लगता है। 86% तेल हम इंपोर्ट करते हैं रूस से, दुनिया से। रूस का उसमें हिस्सा बहुत छोटा है और उससे भारत की कीमतों पर कोई बड़ा फर्क दिखने की उम्मीद नहीं है। तो क्या पूरी दुनिया के प्रतिबंधों की रोशनी में भारत रूस के साथ खड़ा दिखाई देगा स्पष्ट रूप से, या एक दूरी बनाकर अपने आर्थिक हित साधने की कोशिश करेगा? यही वो दुविधा है। और इसीलिए अमेरिका का बयान महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसने इस बातचीत से पहले एक तरह से एक भूमिका बना दी है कि भारत को ध्यान रखना होगा कि रूस पर प्रतिबंध लगे हुए हैं। बिल्कुल। चलिए अब ऊर्जा बाजार के दूसरे छोर पर चलते हैं, यानी तेल से गैस पर चलते हैं। आने वाले दिनों में अगर आपकी पीएनजी और सीएनजी के बिल बढ़ जाएं अचानक, और वो भी थोड़े बहुत नहीं, लगभग 30-40% का भी अगर जंप आ जाए तो बहुत चौंकिएगा मत। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट।
आने वाले दिनों में अगर रसोई गैस बिल बढ़कर आए या गाड़ी में सीएनजी भरवाने के ज्यादा पैसे लगें तो चौंकिएगा नहीं, क्योंकि वो जमीन तैयार हो चुकी है जिस पर कभी भी पीएनजी या सीएनजी का रेट बढ़ सकता है। दरअसल सरकार देश में उत्पादन होने वाली नेचुरल गैस का भाव हर 6 महीने में तय करती है। पिछली बार $2.90 प्रति यूनिट कीमत तय की गई थी, जो अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 तक लागू है। अब अप्रैल से नई कीमतें लागू होंगी और कीमतों को तय करने का जो फॉर्मूला है उसको आधार माना जाए तो भाव दोगुना या उससे ज्यादा होना तय है। गैस की कीमतों को लेकर तमाम एजेंसियों के अनुमान बताते हैं कि भाव रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचेगा। देश में गैस की कीमतों का अब तक का रिकॉर्ड $5.05 प्रति यूनिट है और अधिकतर एजेंसियों का अनुमान इस भाव के ऊपर ही है, यानी भाव का नया रिकॉर्ड बनना तय है। दरअसल देश में जितनी नेचुरल गैस की खपत होती है उसका लगभग आधा हिस्सा आयात करना पड़ता है। अप्रैल 2021 से फरवरी 2022 तक देश में 59,611 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस की खपत हुई है और 49% से ज्यादा हिस्सेदारी आयातित गैस की है। बाकी खपत होने वाली गैस का उत्पादन घरेलू स्तर पर हुआ है। रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से विदेशी बाजार में नेचुरल गैस की कीमतों में जोरदार उछाल आया है। यही वजह है कि भारत में गैस आयात करने के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है और आयातित गैस का भाव बढ़ने से घरेलू दाम भी बढ़ने के आसार हैं। अब समझिए सबसे ज्यादा असर कहां होगा। देश में खपत होने वाली कुल नेचुरल गैस का लगभग 29% हिस्सा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में होता है और करीब 18% बिजली तैयार करने में होता है। करीब 15% खपत ट्रांसपोर्ट तथा शहरों में घरेलू ईंधन के लिए और 13% खपत रिफाइनरी में होती है। जब दाम बढ़ेंगे तो इन तमाम जगहों पर लागत बढ़ेगी और उस बढ़ी हुई लागत का बोझ अंत में उपभोक्ताओं की जेब पर ही आएगा। संदीप ग्रोवर के साथ मनोज कुमार, मनी 9। सर, ये महंगाई का एक और बम है जो फटने वाला है। हाँ, और इसकी भी संभावना पहले से थी। पेट्रोल डीजल की कीमतें आमतौर पर महीने के आधार पर रिवाइज होती हैं और गैस की कीमतें साल के आधार पर रिवाइज होती हैं। और ऐसा इसलिए होता है शुभम, क्योंकि गैस की परचेज लॉन्ग टर्म परचेज होती है और इसमें आमतौर पर बड़ी कंपनियां थोक में गैस के सौदे करती हैं लंबे समय के लिए, इसलिए इसकी कीमतें साल भर में एक बार रिवाइज होती हैं। और रिविज़न बहुत बड़ा है। अगर आप ध्यान से ये पूरी रिपोर्ट देखें तो जो आकलन मिल रहे हैं वो 6.5 और 7 के आसपास के मिल रहे हैं और इसलिए 2 गुने तक की गैस की कीमत हो सकती है। इससे जो सबसे बड़ा 2-3 सेक्टर पर असर होगा, जिसे हमने इसमें बताया है, पर उसे और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। भारत में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन तेजी से बढ़ा है। कई सारे प्रमुख शहरों में अब सीएनजी का डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों तरह से, सीएनजी से भी और पीएनजी से भी, जो कि आपके घर में खाना पकाने की गैस है जिसने एलपीजी को रिप्लेस किया है। अगर आप पूरे डोमेस्टिक मार्केट को शुभम देखें तो करीब 85% के आसपास का कंट्रीब्यूशन इंद्रप्रस्थ गैस और महानगर गैस लिमिटेड का है। ये दोनों कंपनियां मिलकर जो सिटी की सप्लाई है उसमें 85% का हिस्सा रखती हैं और 20% गुजरात गैस रखती है। ये अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अब यहाँ से सवाल ये है कि क्या डिस्ट्रीब्यूटर एक साथ सीएनजी की पूरी बढ़ी हुई कीमत पास ऑन करेंगे या इसे रुक रुक कर बढ़ाएंगे, जैसा कि हमने तेल कंपनियों के संदर्भ में देखा था। अगर ये पूरी कीमत तेजी से बढ़ाई जाएगी तो सीएनजी और पीएनजी का डोमेस्टिक प्राइस 4.5 से सीएनजी का प्राइस 4.5 से 4.7 रुपए पर केजी और जो उसका पीएनजी का प्राइस है वो करीब 2.5 से 3 रुपए के आसपास बढ़कर पहुंच सकता है। इसकी इतनी बढ़ोतरी कंपनियों की तरफ से किए जाने की संभावना है। नई कीमतें जो हमारे पास आ रही हैं, अब ये देखना है कि किस क्रम में बढ़ेगी। वही 80 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपए जैसे पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती है, या आपको कल से ही, परसों से ही सीएनजी और पीएनजी का बिल महंगा आने लगेगा, ये कंपनियों के ऊपर है। कंपनियां इसे कितने समय तक रोक पाएंगी। दूसरी महत्वपूर्ण सेक्टर फर्टिलाइजर और पावर है। फर्टिलाइजर और पावर पर काफ़ी असर पड़ने वाला है, क्योंकि फर्टिलाइजर कंपनियों को सरकार सब्सिडी देती है। हम इस पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि गैस की कीमत, हमने कहा भी था कि गैस की कीमत बढ़ेगी तो फर्टिलाइजर के कॉस्ट बढ़ेंगे इस पर, और सरकार को फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी। भारत में एक और इसका पहलू है कि जब गैस का प्राइस बढ़ता है तो यह भारत की 2 कंपनियों के लिए भी फायदेमंद है।
ओके। क्योंकि 49% गैस हम इंपोर्ट करते हैं। ध्यान रखना जरूरी है कि भारत अपनी जरूरत की 49% गैस इंपोर्ट करता है और 86% तेल इंपोर्ट करता है। तो यानी हमारा पूरा का पूरा एनर्जी सेक्टर ऑलमोस्ट इंपोर्ट डिपेंडेंट है। ओएनजीसी और ऑयल इंडिया भारत में गैस की प्रोड्यूसर भी हैं, वो भारत में गैस भी प्रोड्यूस करती हैं। जो भारत की करीब 51% डोमेस्टिक गैस सप्लाई है, नेचुरल गैस सप्लाई है जो हमारे पास आती है। इनकी कमाई में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि ये जो भारत में गैस प्रोड्यूस कर रही हैं इसकी भी प्राइसिंग उसी कीमत पर होगी जिस कीमत पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की हो रही है और जिस कीमत पर इसमें बढ़ोतरी हो रही है। सर, हमने अभी कुछ ही एपिसोड पहले ओएनजीसी पर और ऑयल इंडिया पर एक पैकेज किया था जिसमें हमने कहा था कि एक्सप्लोरेशन को लेकर ये कंपनियां बहुत काम नहीं कर पा रही हैं, और इस पर कल नीति आयोग ने एक पेपर भी सबमिट किया है पेट्रोलियम मंत्रालय को। क्या उसमें कुछ खास कहा गया है? शुभम, हाँ, हम लोगों ने उस पैकेज में विस्तार से आपने याद दिलाया, हमने विस्तार से इसमें चर्चा की थी कि भारत की पूरी जो तेल आत्मनिर्भरता थी वो कैसे पिछले 7-8 सालों में बिखर गई। भारत की तेल कंपनियां तेल खोज में काफ़ी पिछड़ गई, उन्होंने नए निवेश नहीं किए, नए तेल क्षेत्र नहीं खोजे, वो रिस्क लेने को तैयार नहीं। उसका नतीजा ये है कि भारत जो अपनी आत्मनिर्भरता को करीब 6 से 7% घटाना चाहता था 2022 तक, वो बढ़ गई। 75% के आसपास की आत्मनिर्भरता लाई जानी थी, जब 86% के से ऊपर पहुंच चुकी है, 86-87% के आसपास है। नीति आयोग ने पेट्रोलियम मंत्रालय को एक सिफारिश भेजी है, जो सिफारिश महत्वपूर्ण है, और इससे यह महसूस होता है कि सरकार के भीतर कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी या अलार्म बल्ब बजने लगे हैं कि भारत को अपने तेल क्षेत्र के ऊपर, भारत के अंदर तेल खोज के ऊपर, तेल और गैस की खोज के ऊपर ध्यान देना होगा। एनफ इज एनफ, बहुत कुछ हो गया, भारत को बहुत कोशिश करनी पड़ेगी कि वो अपना घरेलू तेल उत्पादन बढ़ा सके। तो नीति आयोग ने जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को प्रपोजल भेजा है उसके हिसाब से उसमें 2 बड़े सुझाव दिए गए। एक पहला सुझाव ये कि पेट्रोलियम मंत्रालय को एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाना चाहिए। अभी तक तेल खोज का फैसला तेल उत्पादन करने वाली कंपनियां ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसी कंपनियां करती हैं। नीति आयोग ने कहा है कि एक एसपीवी बनाया जाए, उस एसपीवी में भारतीय तेल कंपनियों और विदेशी तेल कंपनियों की पार्टनरशिप की जाए, खासतौर से जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं जो तेल खोज की तकनीकों में मदद करते हैं, इन्हें शामिल किया जाए और इनको तेल खोज के रिस्क लेने के लिए आगे रखा जाए। कंपनियां क्यों तेल खोज से डरती हैं? क्योंकि तेल की खोज एक रिस्की बिजनेस है। 2 तरीके के रिस्क हैं। पहले रिस्क ये कि आप लंबा पैसा एक्सप्लोरेशन में लगाएं और आपको शायद पर्याप्त तेल या गैस ना मिले। और दूसरी चीज है कि आप तेल या गैस मिल जाए पर उसको निकालने की लागत इतनी ज़्यादा हो, उसको रिफाइन करने की लागत इतनी ज़्यादा हो। तो इन दोनों रिस्क के कारण तेल और गैस के खोज में निवेश का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। अब नीति आयोग की सिफारिश है कि विदेशी एक्सपर्टाइज इसमें लाई जानी चाहिए, एक नई कंपनी बनाई जानी चाहिए जिसको स्पेशल पर्पस व्हीकल कहा गया है, और उसके साथ भारत को तेल खोज पर नए सिरे से काम करना शुरू करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि अगले 1-2 महीनों में, 3 महीनों में हम भारत में नेचुरल गैस के उत्पादन में और तेल खोज में कुछ नई बड़ी घोषणाएं होते शायद देखेंगे। बिल्कुल सर, नीति आयोग के अलावा कैग की भी एक रिपोर्ट आई है ओएनजीसी पर, 1 हफ्ता हुआ है, उसमें क्या कुछ खास है? ओएनजीसी कई अजीब तरीकों से चर्चा में है। हमने ओएनजीसी के बारे में कल चर्चा की कि उसका ऑफर फॉर सेल 5% का आया। ओएनजीसी के बारे में जो कैग की रिपोर्ट बताती है कि ओएनजीसी अपनी बॉम्बे हाई की फील्ड में प्रॉपरली और नीलम और हीरा फील्ड में ओएनजीसी के तेल उत्पादन में गिरावट आई, और इसकी वजह यह है कि वहाँ तकनीकी तौर पर तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए जो वाटर का इंजेक्शन किया जाता है, जो पानी छोड़ा जाता है, उस पानी का प्रॉपर इंजेक्शन नहीं हुआ, और उससे जो नुकसान है वो बहुत बड़ा है। 11,276 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है भारत के तेल उत्पादन में, जो करीब 3.8 मिलियन टन क्रूड ऑयल का उत्पादन गिर गया है। इस रिपोर्ट में, ओएनजीसी के संदर्भ में इस रिपोर्ट में कैग ने कहा है कि भारत में ओएनजीसी की जो मैच्योर्ड तेल फील्ड हैं, जो जिसमें मुंबई हाई है, नीलम और हीरा है, ये मैच्योर हो चुकी हैं तेल फील्ड्स, इनमें उत्पादन घट रहा है, और इनमें घटने की तकनीकी बड़ी वजह है, खासतौर पर इनमें प्रॉपर वाटर इंजेक्शन की कैपेसिटी नहीं होना। और इस रिपोर्ट में शुभम ये भी कहा है, जो सबसे महत्वपूर्ण है सीएजी ने, कि ये जो लॉस है ये लॉस परमानेंट लॉस है, इसे रिकवर नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि आप दोबारा अगर कोशिश करें तो ये तेल का उत्पादन वापस लौटाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसी परिस्थिति में जब आपको एक बूंद तेल के लिए
के लिए भटकना पड़ रहा है पूरी दुनिया में, तेल की कीमतें 101, 110, $112 पर बैरल के आसपास हैं, तब भारत में ओएनजीसी की तरफ से इस तरीके की खामियां, उत्पादन में इस तरीके की गिरावट बहुत बहुत महंगी पड़ती है। और इसलिए ये ज़रूरी है कि भारत अपनी घरेलू तेल कंपनियों को नए सिरे से देखे, नई एक्सप्लोरेशन स्ट्रेटजी बनाए। तो चूंकि हम नेचुरल गैस के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे, तो ओएनजीसी का ये संदर्भ समझना ज़रूरी है। और हमने अपनी ओएनजीसी पर अपनी रिपोर्ट में ये बताया था कि ओएनजीसी के उत्पादन में लगातार गिरावट आ रही है और रिजर्व्स में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। और रिपोर्ट के एक ही हफ्ते के बाद देखिए नीति आयोग का पेपर पहुंच गया है मंत्रालय में ये बताने कि आपको यहाँ काम करने की ज़रूरत है। अगली खबर टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी। टेलीकॉम रेगुलेटर के आंकड़े बताते हैं कि जनवरी के दौरान मोबाइल सब्सक्राइबर्स की संख्या भारी कमी आई है। आंकड़ों के अनुसार रिलायंस जियो के 93,23,000 सब्सक्राइबर कम हो गए हैं। इसी तरह रिलायंस अभी भी हालांकि इस गिरावट के बाद भी देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बनी हुई है। वोडाफोन के सब्सक्राइबर में भी 3.89 लाख की कमी आई है। हालांकि एयरटेल के सब्सक्राइबर 7 लाख से ज़्यादा बढ़ गए हैं। कुल सब्सक्राइबर की संख्या सर 115 करोड़ से घटकर 115 करोड़ 46 लाख सब्सक्राइबर हैं, जिनसे घटकर 114 करोड़ 52 लाख हो गए हैं। क्या वजह है इस गिरावट की? शुभम, इस गिरावट की 2-3 बड़ी वजह हैं, पर अभी आप अगर भारत के टेलीकॉम बाजार का बंटवारा देखें तो आपको दिखाई देगा कि अभी भी मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो करीब 406.3 मिलियन सब्सक्राइबर, जनवरी एंड का डेटा है, जनवरी के अंत तक का, उसके हिसाब से भारत की सबसे बड़ी सब्सक्राइबर बेस कंपनी है जिसके पास सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। जबकि एयरटेल का नंबर हमारे पास है, वो करीब 365.4 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर थे। तो ये 2 कंपनियाँ हैं। भारत का टेलीकॉम बाजार मूलतः इन्हीं के बीच में बटा हुआ, अधिकांश बाजार इनके बीच में है। 2 बड़ी वजह हैं जो टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स की गिरावट को बता रही हैं। और जब हम बार बार इस बात को मनी सेंट्रल में चर्चा में कहते रहे कि जैसे जैसे टेलीकॉम की दरें बढ़ेंगी, लोगों का टेलीकॉम का इस्तेमाल कम होगा। और ये दोनों तरह से है। हम इससे पहले बता चुके हैं कि लोगों का डेटा उपभोग कम हुआ है, लोगों का डेटा कंजम्पशन कम हुआ है, अब सब्सक्रिप्शन कम हुए हैं। एक सब्सक्रिप्शन कम होने का जो संकेत हमें इन रिपोर्ट से मिल रहा है कि बहुत सारे लोग जिनके पास 2 या 3 कनेक्शंस थे, उन्होंने अब एक ही कनेक्शन यूज़ करना शुरू कर दिया है। दूसरे फ़ोन रिचार्ज नहीं कराए गए हैं। इसमें खासतौर पर जो प्रीपेड रिचार्ज होते थे, जिनके पास 2 या 3 फ़ोन थे, उन्होंने अपने जो सेकेंडरी कनेक्शंस हैं उन्हें हटा दिया है। और इसका नुकसान जियो को ज़्यादा उठाना पड़ा है, क्योंकि जियो बाद में आया था। ऐसा माना जा रहा है कि जो एयरटेल के सब्सक्राइबर्स थे, उन्होंने सेकेंडरी फ़ोन के लिए या सस्ते टैरिफ का फ़ायदा उठाने के लिए या सस्ते डेटा का लाभ उठाने के लिए एक सेकेंडरी फ़ोन जियो का लिया था। और जियो के वो फ़ोन सरेंडर हो रहे हैं या रिचार्ज नहीं हो रहे हैं, तो सब्सक्राइबर की संख्या में गिरावट आ रही है। और दूसरा एक ओवरऑल बड़ा मैक्रो पिक्चर शुभम दिखाई देता है, क्योंकि दरें बढ़ रही हैं और ख़ासतौर पर निचले स्तर पर जो सस्ते रिचार्ज हैं, जो छोटे रिचार्ज हैं, जहां से सबसे ज़्यादा लोग टेलीकॉम के इंक्लूजन में आते हैं, वहां पर दरें बढ़ने के कारण वहां भी सब्सक्राइबर्स की संख्या में गिरावट आई है। इस चक्कर में सबसे ज़्यादा नुकसान वोडाफोन को हुआ है, जो अभी घाटे से और संकट से डूबते डूबते बची है कंपनी, उभरने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ से अगर एयरटेल ने कहा कि हम 3 बार कम से कम 3 से 4 बार टैरिफ बढ़ाएंगे, जियो भी टैरिफ बढ़ाएगी, तो क्या कंपनियां इस गिरावट को देखकर टैरिफ बढ़ाने से रुकेंगी? क्या वो मोबाइल दरों में बढ़ोतरी को रोकेंगी, या वो मोबाइल सब्सक्राइबर्स को खोने की कीमत पर भी अपना ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, यानी प्रति सब्सक्राइबर जो उनकी कमाई है, उसे सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगी? ये दुविधा है। तो हम इंतज़ार करेंगे कि अगली घोषणा मोबाइल कंपनियों की तरफ से क्या आती है। दरें बढ़ेंगी या अभी फ़िलहाल थोड़े समय के लिए वेट किया जाएगा? बिल्कुल, यानी कि महंगाई ने खपत को सिकोड़ दिया है। अगली खबर जो आज के कार्यक्रम की सबसे अहम खबर बताई है अंशुमान जी ने, कि देश की टायर कंपनियां साठगांठ करके टायरों के दाम बढ़ा रही हैं। इसी आरोप के चलते बुधवार को कंपटीशन कमीशन ने टायर कंपनियों के दफ्तर में छापेमारी की है। CCI की टीम बुधवार को अपोलो, MRF, सीएट और कॉन्टिनेंटल टायर के दफ्तरों में छापेमारी कर चुकी है। फरवरी में भी CCI ने टायर कंपनियों को कीमत पर नियंत्रण करने के लिए जुर्माना लगाया था, दोषी पाया था, उसके बाद उनके संगठन पर जुर्माना लगाया गया था। सर, ये कार्टेलाइजेशन का पूरा मामला क्या है? भारत में टायर सेक्टर में, खासतौर पर टायर में कार्टेल काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं और इनकी लगातार शिकायतें ऑटोमोबाइल कंपनियां करती रही हैं। ये मामला सबसे पहले चर्चा में इस साल फरवरी में आया था, जब कंपटीशन कमीशन ने बहुत हैवी पेनल्टीज़ लगाई थी। और भारत में कभी कभी कभार कंपटीशन कमीशन जागता है, उसे अपने
अपनी ताकत का याद आती एहसास होता है हनुमान की तरीके से, और फिर वो कार्टेल्स में जिसके लिए वो बनाया गया है रोज कभी कभी वो सक्रिय होता है। और पिछले दिनों में हमने कंपटीशन कमीशन की 2 बड़ी सक्रियताएं देखी हैं, और ये मुझे लगता है कार्टेलाइजेशन के मामले में शुभम 2016 में सीमेंट कार्टेल्स पर सख्ती के बाद, जिसमें बहुत बड़ा जुर्माना लगाया गया था, उसके बाद हाल के फिलहाल के 2 बड़े मामले हैं जहां सीसीआई ने, कंपटीशन कमीशन ने अपने दांत, अपने नाखून, अपनी ताकत को दिखाया है। टायर कंपनियां, भारत का टायर बाजार 90% टायर बाजार लगभग 4-5 कंपनियों के पास है। इसमें अपोलो टायर्स है, इसमें एमआरएफ है, इसमें सीएट है, इसमें जेके टायर और बिरला टायर है। इनके पास 90% टायर मार्केट है। जैसे हमें पता है कि इतना बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है जिसमें कि 2 व्हीलर्स भी हैं, 4 व्हीलर्स भी हैं, एलसीवीज भी हैं, एचसीवीज भी हैं। इन्हें टायर बेचने के लिए इन कंपनियों की कीमतों में कार्टेल की शिकायत लगातार की जाती रही है। पहला बड़ा फैसला फरवरी में हुआ था, जब कंपटीशन कमीशन ने अपनी पूरी जांच और पड़ताल में स्पष्ट रूप से पाया था कि कंपनियां मिलकर टायरों की कीमत तय करती हैं, कार्टेल बनाती हैं, कंपटीशन खत्म करती हैं, और आप टायर अगर खरीदने जाएं तो आपको सारी कंपनियों की कीमतों में एक जैसे सी दरें दिखाई देंगी, जबकि सबकी लागतें हैं, सबके मुनाफे एक जैसे नहीं हैं। और उसके बाद बहुत ह्यूज हैवी पेनाल्टी लगाई गई थी। इसमें 425 करोड़ की पेनाल्टी अपोलो टायर पर लगी थी, 622 करोड़ रुपए की पेनाल्टी एमआरएफ पर लगी थी, 252 करोड़ रुपए का जुर्माना सीएट पे लगा था, 309 करोड़ का जुर्माना जेके टायर पर लगा था, और 178 करोड़ का जुर्माना बिरला टायर पर लगा था। ये जो छापे पड़े हैं इन कंपनियों के यहाँ, ये उसी क्रम में है। इसके बाद, इस जुर्माने के बाद भी कंपटीशन कमीशन ने ये कोशिश की जानने की कि कार्टेलाइजेशन का पूरा प्रोसेस कैसे चलता है। छापे में क्या मिला है कंपटीशन कमीशन हमें बाद में बताएगा, लेकिन ये पहली सीधी और डायरेक्ट कार्रवाई है भारत में कार्टेल्स के खिलाफ, जहाँ न केवल जुर्माना लगाया गया है बल्कि उनके कंपनियों के ऑफिसेज में छापे मारकर उन दस्तावेजों को, उन जानकारियों को कलेक्ट करने की कोशिश की गई है, जिससे पता चलेगा कि कार्टेल काम कैसे करता था। और हमारे सबके लिए बेहद रहस्यमय और दिलचस्प की बात होगी कि अगर कंपटीशन कमीशन हमें बताए कि भारत में कार्टेल्स काम कैसे करते हैं, ये कैसे होता है, कैसे एंड कंज्यूमर के पास तक ये कार्टेल बनकर पहुंचता है। लेकिन सीसीआई की ये कार्यवाही कम से कम भारतीय बाजार में पारदर्शिता के संदर्भ में लोगों के भरोसे को मजबूत करेगी। सर, इससे पहले शिपिंग कार्टेल का भी मामला आया था सामने। हाँ, शिपिंग कार्टेल भी दिलचस्प था। हालांकि शिपिंग कार्टेल में भारतीय कंपनियां शामिल नहीं थी। ये बात जनवरी की है। जनवरी में कंपटीशन कमीशन ने एक ऑर्डर पास किया था अब 3-4 बड़ी शिपिंग कंपनियों के अगेंस्ट में। इसमें कंपनी थी निपॉन यूसोन काबुआशी एनवाइकी लाइन, और इसके साथ 2-3 कंपनियां और थी। ये कंपनियां भारत को सामान की सप्लाई में और आपूर्ति में शिपिंग कंपनियां थी। ये कार्टेल बनाती थी, और इनके खिलाफ एक बड़ा आदेश कंपटीशन कमीशन ने 2014 में पास किया था, और इस केस में इन कंपनियों के ऊपर कारोबार की रोक संबंधी पाबंदियां भी लगाई गई थी, और इन्हें जुर्माना भी लगाया गया था। ये माना जा रहा था कि जो ये शिकायत आई थी मर्चेंडाइज एक्सपोर्टर्स की तरफ से, जो भारत के निर्यातक थे। आमतौर पर कंपटीशन कमीशन में जो उपभोक्ता होते हैं वही शिकायत करने जाते हैं। जैसे सीमेंट कार्टेल का याद होगा आपको कि जो शिकायत की थी वो बिल्डर्स एसोसिएशन ने की थी। सारे बिल्डर्स ने मिलकर एक एप्लीकेशन डाली थी सीमेंट कार्टेल्स के अगेंस्ट, और तब वो शायद 63 अरब रुपए के आसपास का जुर्माना सीमेंट कंपनियों पर लगा था। 11-12 बड़ी कंपनियां थी जिनके ऊपर लगाया गया था। तो यहाँ भी जो भारत के निर्यातक हैं उन्होंने सीसीआई से ये कहा था कि कुछ शिपिंग लाइंस कार्टेल बनाकर किराए बढ़ा रही हैं, और इसका नुकसान उनकी कॉम्पिटिटिवनेस पर होता है, क्योंकि उन्हें दुनिया के बाजारों में पहुँचने में ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। तो कार्टेलाइजेशन पर जो कंपटीशन कमीशन का एक्ट है वो टर्नओवर के 10% तक की पेनाल्टी लगा सकता है। किसी कंपनी के टर्नओवर पर 10% तक की पेनाल्टी लगा सकता है। तो एनवाई के लाइन पर सीसीआई ने करीब 38 करोड़ की पेनाल्टी लगाई थी, लेकिन बाद में कुछ मुकदमेबाजी हुई थी। उसके और सारे ब्यौरे उपलब्ध हैं, लेकिन वो बड़ी कार्रवाई थी विदेशी कंपनियों पर भी जो भारत के एक्सपोर्टर्स को सेवा देती हैं। सर, एक और सेक्टर ऐसा है जिसमें सुगबुगाहट शुरू हुई है कि यहाँ भी कार्टेल बन रहे हैं, वो है स्टील सेक्टर। यहाँ क्या कार्यवाही की जा सकती है? अब ये तीसरा कार्टेल बनता दिख रहा है। कार्टेल है कि नहीं हम नहीं कह सकते, लेकिन ऑल इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड फोरम, एक ATF है, उसने सारे उद्योगों ने मिलकर कंपटीशन कमीशन में एक पिटीशन दायर करने का फैसला किया, जो खबरें जिस तरीके की हमारे पास आई हैं। और उनका मानना यह है कि भारत की बड़ी स्टील कंपनियां इस समय, जबकि
स्टील की कीमतें बढ़ी हुई हैं तो वो कार्टेल बनाकर कीमतें बढ़ा रही हैं, और जिसका सबसे ज़्यादा असर मझोले और छोटे उद्योगों पर पड़ रहा है और उन्हें एक ही कीमत पर स्टील देने की कोशिश की जा रही है। मनी सेंट्रल के दर्शकों को याद होगा कि स्टील पर हम लगातार चर्चा करते रहे और हमने 2 दिन पहले स्टील पर ये चर्चा की थी और कहा था कि जब ऑटोमोबाइल कंपनियां अपने अगले सीजन की उत्पादन लागत तय करेंगी तो उसमें स्टील एक बड़ी लागत होगी, क्योंकि स्टील कंपनियों ने फोर्स मेजर लागू करने के लिए कहा और उन्होंने कहा है कि कीमतों की बढ़ोतरी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो एक तरफ स्टील कंपनियां कीमतें बढ़ा रही हैं, दूसरी तरफ स्टील कंपनियों की कीमतों में क्या कार्टेल है, क्या वो या साठगांठ के जरिए या गठजोड़ के जरिए कीमतें बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। ये मामला भी दिलचस्प होने वाला है। अगर कंपटीशन कमीशन इसकी जांच शुरू करता है तो हमारी निगाह इस पर रहेगी कि कार्टेलाइजेशन को का अगला केस किस दिशा में जाएगा। बिल्कुल, क्रिप्टो करेंसीज के दिन अब पूरे होने वाले हैं। ऐसा लगता है भारत में क्रिप्टो पर बैन भले ना हो, लेकिन ज़्यादा टैक्स और तमाम ऐसे प्रावधान सरकार कर रही है जिससे निवेशक इसमें पैसा लगाने से हिचकें, इसमें पैसा लगाने से बचें। इस सब के बीच हुआ ये कि IMF ने क्रिप्टो के इस्तेमाल को लेकर कई आशंकाएं जाहिर की हैं और भारत इससे बचे ऐसी एक चिट्ठी भी लिखी है। सर, इस चिट्ठी में क्या सुझाव दिए गए हैं? अब हम लोग लगातार क्रिप्टो को फॉलो कर रहे हैं और हमें पता है कि वित्त मंत्रालय भारत में क्रिप्टो पर नए कानून के संदर्भ में एक अध्ययन पत्र, चर्चा पत्र बना रहा है। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने ऐसा संकेत दिया है कि वो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, खासतौर पर जो दुनिया की एजेंसियां हैं, वर्ल्ड बैंक और IMF है, इनसे बात कर रहे हैं। इसने RBI से बात की, RBI का रुख तो बड़ा स्पष्ट है इसको लेकर, SEBI से बात की है और उसी सिलसिले में IMF ने अपने कमेंट्स स्पेसिफिकली भेजे हैं भारत के वित्त मंत्रालय को क्रिप्टो को लेकर। और IMF ने कहा है कि क्रिप्टो के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है। नंबर 1, ये ऐसी एसेट है जिसका मनी लॉन्ड्रिंग में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ है। हम IMF के बारे में पहले भी बताते रहे कि IMF क्रिप्टो को लेकर पूरी दुनिया में काफ़ी आक्रामक है और वो दुनिया भर के बैंकों को इस बात के लिए सेंसिटाइज कर रहा है कि क्रिप्टो को लेकर आगे सतर्क होने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि क्रिप्टो के इस्तेमाल टेररिस्ट फाइनेंसिंग में पाए गए हैं, यानी आतंकवादियों को पहुंचने वाले धन में क्रिप्टो का इस्तेमाल हुआ है। तीसरा, और भी जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उनमें क्रिप्टो का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ हम FATF और इंटरनेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बॉडीज़ की रिपोर्ट को भी रेफर करना चाहेंगे जो 2019 सितंबर में आई थी, जिसने कहा था कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस के कामकाज में मनी लॉन्ड्रिंग का शक है। दूसरा ये कि दूसरी बात जो IMF ने कही है शुभम, वो ये कि क्रिप्टो का जो पूरा एसेट इकोसिस्टम है इसमें कंज्यूमर्स के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, क्योंकि इस सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए डिजिटल पेनिट्रेशन की ज़रूरत है। इस सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है जो बहुत सारे देशों में और बहुत सारे बड़े देशों में भी उपलब्ध नहीं है। इस पर हमने इकोनॉमिकम में एक बार विस्तार से चर्चा भी की थी। IMF का कहना यह है कि इस दिशा में आगे बढ़ते समय भारत को बेहद सतर्कता बरतनी चाहिए। उसे समझना चाहिए कि भारत के आर्थिक सिस्टम में क्या ये क्षमता है कि वो क्रिप्टो की जोखिम ले सके। अब ये वित्त मंत्रालय ने अभी तक ये भी स्पष्ट नहीं किया है कि क्रिप्टो एसेट मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। ये पेपर जब आएगा तब हमें समझ में आएगा कि भारत सरकार ने अपने स्तर पर क्रिप्टो को लेकर क्या तय किया है, किस तरीके के सुझाव वो चर्चा के लिए लोगों के सामने रखता है। पर एक चीज़ बड़ी स्पष्ट है, वित्त मंत्रालय भले ही साफ खुलकर कुछ न कह रहा हो, असमंजस में हो, पर रिजर्व बैंक और IMF, ये 2 बड़ी एजेंसियां, IMF अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय स्तर पर, क्रिप्टो को लेकर जो कुछ कह सकते वो सब कुछ कह चुके हैं। उन्होंने इसको पूंजी तक कह दिया। बिल्कुल। तो इसीलिए बेहतर ये है कि अगर आपका निवेश है तो आप सतर्क रहें, दूर रहें तो और अच्छा। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, खबरों पर विश्लेषण के लिए। कल शाम को 7 बजे फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए नमस्कार। का तमाम ये संबोधित